Mock test 8th on science for finance account assistant and Jammu and Kashmir police sub inspector. Question number 1. Ohm's law states that, और ऑप्शंस ये आपके सामने है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज करंट इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज वोल्टेज इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज करंट इंक्रीजेस, या फिर करंट इंक्रीजेस एज वोल्टेज इंक्रीजेस। यहाँ पर ओम्स लॉ को सही तरीके से समझने की जरूरत है। वो ये है, हमने पढ़ा है V इज प्रोपोर्शनल टू I, या फिर हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाकर V इज इक्वल टू I इंटू R। ये है ओम्स लॉ की इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर आप प्रॉपरली समझ लो, कुछ ऐसे हैं। अगर हमारे पास एक सर्किट है, उसका एक रेजिस्टेंस R है और हमने उसको एक बैटरी लगाई, ये बैटरी रही, इसकी वोल्टेज V है, इस वोल्टेज लगाने से इधर चलेगी करंट I। ये तीन चीजें, ये है V, ये है I, ये है R, इनका रिलेशन है, ये क्या रिलेशन है, V इक्वल्स टू I R। यहां पर आपको एक प्रॉपर चीज समझने की जरूरत ये है कि इस इक्वेशन में, इस सर्किट में हम कंट्रोल करते हैं I को। किसको कंट्रोल करते हैं? करंट को, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। दो चीजें, इन दो में से किसी एक को चेंज करके हम I चेंज करते हैं, ठीक है ना। हम I को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। अगर हम I को एक साइड करेंगे तो V अपॉन R आएगा, तो R इधर ट्रांसपोज जाएगा, I इक्वल्स टू व्हाट, V अपॉन R। समझने की यही जरूरत है कि इस सर्किट में हम वोल्टेज और करंट को चेंज करके I चेंज करते हैं, बट I को चेंज करके हम रेजिस्टेंस या फिर वोल्टेज चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहती है। ये जर्नली क्या होती है, फिक्स होती है। रेजिस्टेंस तो सर्किट का फिक्स होता है, वोल्टेज जो आपने लगाई वो तो फिक्स रहेगा, बट अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो करंट में क्या होगा वो समझ लो। देखो यहाँ पर सामने सामने दिख रहा है V और I का डायरेक्ट रिलेशन है, I इज प्रोपोर्शनल टू V और R डिनोमिनेटर में है, मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज के बढ़ाने से करंट भी हमारा बढ़ेगा। यहां पर देखो इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन मतलब करंट को, रेजिस्टेंस को चेंज करके करंट चेंज करना है हमें, तो रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है, रेजिस्टेंस के बढ़ने से हमारा करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उल्टा रिलेशन है, या फिर रेजिस्टेंस के घटने से करंट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, करंट इंक्रीजेस एज वोल्टेज इंक्रीजेस, ये है ना, करंट इंक्रीजेस एज वोल्टेज इंक्रीजेस, डी आएगा। समझना यही था कि यहाँ पर चेंज होगा I विद द हेल्प ऑफ R एंड V। देखो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ से दिखता सही कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज करंट इंक्रीजेस। देखो ना, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो कोई बताएगा कि यहाँ पर इस इक्वेशन को देखेगा, यहाँ से बोलेगा देखो I के बढ़ने से R घटेगा, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस उसका फिक्स होता है। यहाँ पर चेंज सिर्फ और सिर्फ I होता है, किनकी वाले हेल्प की वजह से, R और V की हेल्प से। तो ये इसका आंसर सही नहीं आएगा। क्यों नहीं सही आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सर्किट का फिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। ऑप्शन है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बनाएंगे हम। एक साइड रखा हमने वेलोसिटी और इस साइड रखा हमने टाइम। टाइम को जनरली हम हॉरिजॉन्टल लाइन में रखते हैं। सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम। अब इसका क्या निकालना है, हमें स्लोप निकालना। स्लोप निकालने के लिए आप कोई दो पॉइंट्स लो, एक सपोज मैंने ये लिया, दूसरा पॉइंट मैंने ये लिया। फिर क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से आगे खींचो और फिर यहाँ से नीचे वर्टिकल खींचो, ये मीट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मीट हुए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखो ना, ये वर्टिकल, सॉरी ये वाली वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये तो टाइम है। अब स्लोप कैसे निकलता है, वर्टिकल लाइन को आप, वर्टिकल लाइन है ये, इसको आप वर्टिकल लाइन में आपके पास वेलोसिटी है और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास टाइम है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। कौन कौन से स्टेटमेंट्स है, ये दो स्टेटमेंट्स है और आपको फिर ऑप्शन सही बोलना। अब मैं करता हूं इसको। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या ये सही है, ये बिल्कुल सही है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है क्या, ये मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। जैसे सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनाता है, वो सोडियम ऑक्साइड बनाता है।
अब जो ये मेटल ऑक्साइड बना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद, मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्या ये एसिडिक इन नेचर होता है? तो ऑप्शन इसका सही आंसर है गलत। मेटल ऑक्साइड्स का जो ये नेचर होता है वो होता है बेसिक, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड्स क्या क्या नेचर होता है? ये बेसिक होता है। ये क्या करता है? ये रेड लिटमस को चेंज करता है किसमें? ब्लू में, इसलिए ये क्या है? बेसिक है। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक नहीं होते हैं, बल्कि वो बेसिक होते हैं। हाँ, अगर नॉन मेटल होता, अगर नॉन मेटल होता, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है? या तो फिर एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। बट बात मेटल की है तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। तो ऑप्शन सही, सेकंड गलत है, वन वाला सही है, तो ए, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर? इनमें से कौन सा मेटल वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है? जनरली मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। और क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पर रिलीज करते हैं। इधर भी दो केसेस हैं, यहाँ क्या वो वाटर है, हॉट या कोल्ड वाटर है, बट यहां पर अगर वो वाटर किसकी फॉर्म में हो? गैस की फॉर्म में, मतलब मेटल प्लस वाटर, वाटर मतलब H2O और वो हो गैस, तब मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, तब बनता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। ओवरऑल वाटर चाहे वो लिक्विड में हो, मतलब ये लिक्विड की फॉर्म में है, यहाँ पर गैस की फॉर्म में, यहाँ पर वो मेटल ऐसे होने चाहिए जो क्या कर सके? इस वाटर में से, मींस इस वाटर में से जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर सके, ताकि वो हाइड्रोजन को एक अलग गैस बनाए। वो कैसे करेगा? वो तब करेगा, वो मेटल करेगा जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो, इसका कंसेप्ट। वरना आप इसमें से कोई एक रट लोगे, वो भूल जाएगा आपको टाइम के बाद। अब यहाँ पे कंसेप्ट सीखो कि कौन से मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, जब वो कम होंगे तब वो हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ। तो जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, वो रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। अब हाइड्रोजन से कम कौन सी है जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है? वो है कॉपर, उससे कम मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये वो मेटल्स है जिनकी रिएक्टिविटी क्या है? जो कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अब ये वाले मेटल्स जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब इधर देखो, इनमें से कौन सा है? इनमें से देखो कॉपर दिख रहा है हमें। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। व्हाई इट डजंट रिएक्ट विद वाटर? बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और ये रिप्लेस नहीं कर सकता है हाइड्रोजन को, इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। अब स्टेटमेंट्स ये दो है और आपको फिर ऑप्शंस नीचे मिलेंगे। मैं करता हूं इसको। क्या बोलता है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑकर एट फास्टर रेट देन एनिमल्स। क्या प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो तेज होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स? तो इसका है गलत, बल्कि क्या होता है? एनिमल्स का जो रेट है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट? प्लांट्स। एनिमल्स में रेस्पिरेशन तेज होता है प्लांट्स से, बट प्लांट्स में क्या होता है? रेस्पिरेशन स्लो होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। दूसरा ऑप्शन, ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म द रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। ये सही है। जितने भी प्लांट्स हैं उनके प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं ना, सारे के सारे पार्ट्स इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें लीव्स, या फिर क्या है स्टेम्स, या फिर क्या आएगा हमारे पास रूट्स, ये तीनों पार्ट रेस्पिरेशन करते हैं। लीव्स कहां से करते हैं? थ्रू स्टोमेटा। स्टेम्स के दो केसेस हैं, अगर वो सॉफ्ट हो या तो फिर वो क्या हो? हार्ड हो। हार्ड मतलब वुडी टाइप हो। अगर वो सॉफ्ट होता है तो स्टोमेटा सही करता है। ये भी सॉफ्ट स्टेम्स में स्टोमेटा होता है, बट अगर वो वुडी और हार्ड टाइप है तब वहां पे स्टोमेटा नहीं होता, तब वो रेस्पिरेट करता थ्रू लेंटिसल्स। और रूट्स में थ्रू रूट हियर, ठीक है ना। तो
दूसरा वाला इसका सही है, तो बी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, तो ये ऑप्शन आपके पास सामने है। करंट डेंसिटी क्या होता है, पहले करंट डेंसिटी समझ लो आप, फिर कर लो। 2-3 पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। प्रॉपर नहीं समझ रहे हो ना, देखो प्रॉपर समझ लो आप। ये एक कंडक्टर है, इस पे क्या चल रही है, इसमें करंट चल रही है, सपोज ऐसे करंट चल रही है। अब ये वाला इसका क्या है, ये एरिया है, दिस इज द एरिया, ये जो मैंने एरिया लिया ना, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अब इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट पास हो रहा है, वो इसका करंट डेंसिटी कहलाएगा। इसलिए आप कभी डेंसिटी की में हमेशा हम नीचे वॉल्यूम रखते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला एरिया आएगा। इस एरिया में से कितना करंट गुजर रहा है, वही क्या कहलाता है, इसका करंट डेंसिटी। तो करंट अपॉन एरिया, ये करंट डेंसिटी होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी इस एरिया के, इस एरिया के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन रहेगी। और इसका यूनिट क्या रहेगा, तो देखो करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आएगा। यहां पर यूनिट की बात की थी, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज, और ये ऑप्शन है। ये सोलर कांस्टेंट किस टॉपिक में है, ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी के टॉपिक में। देखो यहां पर आपको एक तो सीखना है कि सोलर कांस्टेंट होता क्या है, उसके बाद उसका यूनिट क्या है, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या है। यहां पर मैंने वैल्यू पूछी है, आप तीनों चीजें सीख लो पहले। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, सपोज हमारे पास अर्थ की एक सरफेस लेनी है, अर्थ की सरफेस लो, कितनी सरफेस लो, इतनी। ये कितनी हुई, ये मतलब यहां से भी 1 मीटर है, यहां से भी 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, मतलब इसका एरिया जो हो वो एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अर्थ का कितना एरिया लो आप, 1 मीटर स्क्वायर लो। अब क्या करो, अब जब सन हो, जब सन कहां पर हो, इसके परपेंडिकुलर ऊपर हो, यहां से रेज आकर इधर गिरेंगी, ठीक, अर्थ पे गिरेंगी। अब एक सेकंड में ये वाला एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया एक सेकंड में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। अर्थ का 1 मीटर स्क्वायर एरिया एक सेकंड में कितनी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। शर्त यह है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे कि सितंबर या फिर मार्च में अर्थ क्या होता है, और द सरफेस ऑफ इक्वेटर होता है, तब इक्वेटर की आप 12 बजे एग्जैक्टली 1 मीटर स्क्वायर एरिया लो, तब देखो फिर एक सेकंड में वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है ना, सोलर कांस्टेंट। अच्छा यूनिट क्या होगा, डेफिनेशन समझ आ गई। यूनिट क्या होगा, देखो सोलर कांस्टेंट में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहां पर ले रहे हैं हम क्या, एरिया ले रहे हैं, और साथ साथ टाइम भी रख रहे हैं। टाइम कितना रख रहे हैं, 1 सेकंड रख रहे हैं। इसका यूनिट क्या आएगा, एनर्जी का आएगा जूल, और एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर, और टाइम का आएगा सेकंड, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इसकी वैल्यू है कितना करता है वो, एग्जैक्टली 1.4 जूल, किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 1.4 इसकी वैल्यू है, ये 1.4 किलो जूल है। ठीक है ना, तो 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एब्जॉर्ब करती है ये एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन है आपके पास, और फिर उनमें से करेक्ट वाले सिलेक्ट करने, तो करते हैं हम इसको। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें आपको हाइड्रोकार्बन दिखेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड अगर दिख रहा है आपको, तो हम बोलेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, देखो इसमें आपको हाइड्रोजन और कार्बन दिख रहा है, दोनों आपको किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन दिखे तो ये आएगा ऑर्गेनिक। अगर आप वाटर लो H2O, देखो हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं है, इसलिए ये क्या आएगा, ये इनऑर्गेनिक। कोई और एग्जांपल, यस सर CO2 क्या है, इनऑर्गेनिक है। क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक है। जब हाइड्रोजन और कार्बन दोनों दिखे आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। विटामिन्स क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, यस ये भी सही है। फैट सॉल्युबल्स को हम हमारी बॉडी स्टोर करती है, कहां पे स्टोर करती है, लीवर में,
या फिर एडिपोज टिश्यू। ठीक है ना। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं, दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द यूरिन। फैट सॉल्युबल स्टोर होते हैं लिवर और एडिपोज टिश्यूज में। तो ये दोनों ऑप्शंस क्या है, सही है। तो आंसर आएगा सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 9th, द डिजीज टेटनस इज आल्सो नोन एज हेपेटाइटिस, शिंगल, लॉक जा या फिर वूपिंग कफ। तो टेटनस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लॉक जा भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आएगा। टेटनस कौन सा डिजीज है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा वेक्टर है इसका, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई। ये क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये करता है। क्वेश्चन नंबर 10th, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। देखो समझ लो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है किसके, dp बाई dt। इसको समझ लो, मतलब ये कि हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। हाँ, फोर्स जितना ज्यादा लगेगा उतना मोमेंटम भी ज्यादा स्पीड में क्या हो जाएगा, रेट में ज्यादा चेंज हो जाएगा। फोर्स अप्लाई करने की वजह से मोमेंटम चेंज होता है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम बोलेंगे F इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, हम बोलेंगे dp बाई dt। अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, व्हाट इज p, p इज मोमेंटम, मैं लिखूंगा d अपॉन dt। मोमेंटम की जगह क्या लिखा हुआ, हम तो पता है ना मोमेंटम बराबर होता है m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। तो लिख लो यहाँ पर mv इसकी जगह। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, मास कांस्टेंट मैं बाहर लूंगा तो dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी बाई, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, फोर्स होता है, एक्सेलरेशन, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो mv मतलब यहाँ पर f किसके बराबर आया, m इंटू ए बराबर है। तो ये इसका इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिया है इसने, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या दिया हमें, फोर्स के बारे में दिया। ऑप्शन सी इसका, सॉरी ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलता है, फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, या फिर फोर्स बराबर किसके होता है, m इंटू ए के। ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एट द एंड कहना चाहूंगा, अगर आप नए हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।